Assalamualaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video, we are going to discuss about plasma membrane, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एक को हम कहते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। ऑल दोनों सेम ही चीज है बट लोकेशन का फर्क है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है हमें कहाँ पर लोकेटेड होगी, एट द सरफेस ऑफ द सेल। इट्स अ मेम्ब्रेन बेसिकली विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए सेल सरफेस मेम्ब्रेन एक्चुअली फॉर्म्स व्हाट, द बाउंड्री ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। देर आर मेनी सेल्स जिनमें सेल वॉल भी मौजूद होती है, तो ऑफ कोर्स उनमें सेल मेम्ब्रेन इज नॉट द आउटर मोस्ट बाउंड्री, बट दो सेल्स जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती है उनमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कौन फॉर्म कर रही होती है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है कि वो एटीपी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं बेसिकली। तो देयर आर मेनी ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इधर वो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो या जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन हो, सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ही जैसा होता है, कुछ इस तरीके का सेल सरफेस मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम सेल मेम्ब्रेन को या सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें सेल मेम्ब्रेन की अपीयरेंस कुछ इस तरीके से नजर नहीं आती है। कुछ स्टडी होती है जैसे कि डायफ्रैक्शन स्टडीज, उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं चीजों को, तो उसमें हमें इस तरीके की अपीयरेंस नजर आती है। बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन हमें कैसी अपीयरेंस देती है, ट्राइलेमिनर अपीयरेंस देती है। और ये ट्राइलेमिनर क्या है ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि ऑल मेम्ब्रेन्स आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर एक होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक है मतलब क्या होगा, वाटर लिविंग। पोलर हेड मतलब इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, जहां पे भी वाटर मौजूद होगा। और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये फैटी एसिड्स वाली टेल्स होती हैं, दो टेल्स होती हैं, और ये क्या होती हैं, वाटर फेयरिंग। दीज आर नॉन पोलर टेल्स जो कि वाटर फेयरिंग होती है, वाटर से दूर भागती हैं। तो देखो यहाँ पे सेल बना है, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये अंदर भी वाटरी साइटोप्लाज्म है और बाहर भी हमें पता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड होता है वाटरी। तो बेसिकली दीस फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक हेड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटरी टिश्यू फ्लूइड या तो वाटरी साइटोप्लाज्म। दीस हेड्स बेसिकली फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर, watery cytoplasm and watery tissue fluid। और इनकी जो टेल्स होती हैं, these tails actually face each other, क्योंकि ये नॉन पोलर टेल्स होती हैं तो इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं जो टेल्स को क्या करती हैं, जोड़ के रखती हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस किस्म का कुछ स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द वाटरी टिश्यू फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, वाटर फेयरिंग टेल्स, फेस ईच अदर। अब ये देखो यहाँ पे ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की और एक ये लेयर है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से, इसलिए हम मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। क्यों, क्योंकि देयर आर टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड अरेंज इन अ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा देखें तो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन वगैरह में, सिग्नलिंग में, तो वो हम आगे देखेंगे। अब आता है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मींस क्या होता है, एनीथिंग व्हिच कैन मूव। अच्छा, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें पता है सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, निकाला था। तो ये जो फ्लूइड है, बेसिकली फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट दे कैन मूव विद इन देयर ओन मोनोलेयर। यहाँ पे मोनोलेयर का मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव लाइक दिस, दे विल मूव लाइक दिस, विद इन देयर ओन मोनोलेयर वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है। एंड मोज़ेक का मतलब ये होता है कि जब हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन को टॉप व्यू से देखते हैं तो हमें प्रोटीन्स नजर आते हैं वेरिएबल साइजेस के, स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसके अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जैसे कि आइसबर्ग्स इन द सी। तो ये देखो सी में सारे आइसबर्ग जैसे पड़े हैं, इतने सारे सारे अपीयरेंस किस तरीके की मिल रही है हमें इसमें यहाँ पे। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को भी जब हम टॉप व्यू से देखते हैं तो उसमें वेरिएबल साइजेस की प्रोटीन्स, जैसे यहाँ पे वेरिएबल साइजेस की आइस नजर आ रही है हमें, इसी तरीके से वेरिएबल साइजेस की जो प्रोटीन्स है वो स्कैटर्ड हुई होती है, जैसे यहाँ पे स्कैटर्ड है, यहाँ पे भी स्कैटर्ड हुए थे ऑन दी सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो ऊपर से हमें टॉप व्यू से सिर्फ क्या नजर आता है, फॉस्फोलिपिड के हेड्स नजर आ रहे होते हैं और ये प्रोटीन्स नजर आ रहे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई
मेम्ब्रेन शुड बी फ्लूइड। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, या मेम्ब्रेन फ्लूइड क्यों होना चाहिए? हमें बेसिक फंक्शन सबको पता है सेल मेम्ब्रेन का, कि इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड देयर आर मेनी काइंड ऑफ अदर प्रोसेसेस, एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, इन सारे प्रोसेसेस के लिए मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है, ताकि इजिली इसमें से चीजें क्या हो सकें, पास हो सकें। इस वजह से मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन कहीं से रप्चर हो गई या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो होता क्या है बेसिकली कि नई वेसिकल्स आके क्या करती है, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है। तो फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स के लिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं कंटेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी है। फॉस्फोलिपिड्स अभी हमने डिटेल में उसका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, पूरी बाइलेयर होती है, दे कैन मूव विद इन देयर ओन मोनोलेयर। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, कौन किसको फेस कर रहा होता है, कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रही थी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफिलिक हेड्स फॉर्म कर रहे होते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर बेसिकली फॉर्म बाय हाइड्रोफोबिक टेल्स। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने शुरू में पीछे डिस्कस किया कि व्हाई देयर इज अ नीड टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, तो कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इट ओनली अलाउ द पैसेज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। वो भी क्यों सिर्फ नॉन पोलर, तो जब मैं आगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ना स्ट्रक्चर, देन आई विल टेल यू कि व्हाई ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉट पोलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात करें तो अभी हमने देखा ना मोज़ेक मॉडल में, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट साइजेस के प्रोटीन्स स्कैटर्ड हुए हुए थे। तो प्रोटीन्स का भी अपना अपना अलग अलग फंक्शंस है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी हैं, कुछ प्रोटीन्स एज एन एंजाइम भी एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हम देखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि ये क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे ये है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन के साथ हमें क्या एक ब्रांच कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हुई होगी, और ग्लाइकोलिपिड का मतलब फॉस्फोलिपिड के साथ एक ब्रांच कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हुई होगी। तो बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स है ना, ये किसको फेस कर रही होती हैं, वाटरी टिश्यू फ्लूइड को फेस कर रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये करती क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेती हैं विद द वाटर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का, विच इज बेसिकली द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे मैंने बोल्ड करके लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर थिक। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, 7 नैनोमीटर्स। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर डिटेल में जो मैं आपको कह रही थी हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर हमें नजर आ रही है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की टेल्स नजर आ रही हैं हमें, ये उनके हेड नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। एक तो होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, तो और पेरिफेरल भी हमें पता है मतलब एजेस पर होंगे। तो बेसिकली जो एक्सट्रिंसिक एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं एजेस के ऊपर, इसलिए हम इनको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कह रहे होते हैं। ठीक है, these extrinsic proteins are basically doing what, these proteins are forming hydrogen bonds with the hydrophilic heads of the phospholipids, या तो फिर जो अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के अपने आप को स्टेबल किया हुआ था उन्होंने इन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा देखें तो हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड अंदर की तरफ होंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स इस तरीके से मतलब वो प्रोटीन्स विच स्पैन या क्रॉस द एंटायर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, सारा स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, बिकॉज दे आर स्पैनिंग या क्रॉसिंग द एंटायर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहलाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन से टेल्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। ठीक है, मतलब इनके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। जैसे इनके दरमियान भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स की जो यहाँ वाली साइड चेन्स होती है ना, फर्स्ट प्रोटीन्स है तो साइड चेन्स होंगी, तो ये जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स के साथ कौन सी इंटरेक्शंस बनाई हुई होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ताकि अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको दोनों तरफ से पता होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी इन्होंने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाई हुई होती हैं ताकि स्टेबल रह सकते हैं ये विद इन दी मेम्ब्रेन। ठीक है,
इसके अलावा देखें तो ये रहा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो हमने पीछे डिस्कस किया। अच्छा मैं बार-बार क्या कह रही हूँ कि ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर तो सेम है, क्योंकि प्रोटीन्स तो बाहर भी होंगे और प्रोटीन्स तो अंदर भी होंगे। जो एंटीसेप्टिक प्रोटीन्स है वो इनर सरफेस पे भी होंगे और आउटर सरफेस पे भी होंगे। तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस है? तो बेसिकली मैंने क्या पढ़ाया था अभी शुरू में कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबल कर रहा होता है। तो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे? इस साइड पे मौजूद है। मतलब ये कौन सा सरफेस हुआ? आउटर सरफेस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। और ये कौन सा सरफेस हुआ सेल का? इनर सरफेस। तो ये चीज क्या हो गई? सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। तो इससे पहचान होती है सेल की कि कौन सा आउटर सरफेस है, कौन सा इनर सरफेस है, बाय द कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के साथ और ग्लाइकोलिपिड के साथ अटैच हुई भी होती है। ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल और ये इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी विद इन दी मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद होते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं मेंटेनिंग फ्लूइडिटी। ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन और अगर हम ग्लाइको लिपिड्स की अगर हम बात करें ना, तो ये एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी एक्ट करते हैं। रिसेप्टर हमें पता है या तो प्रोटीन होता है या तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। रिसेप्टर किस में हेल्प करता है? सेल सिग्नलिंग में। क्यों? रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिसपे स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करता है? आके बाइंड करता है टू कैरी आउट वेरियस सेल प्रोसेसेस। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एक्ट एज अ रिसेप्टर जिसपे सेवरल सिग्नल मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करता है, जो कि काम कर रहा होता है इन एनी काइंड ऑफ अ सेल प्रोसेस। ठीक है। जैसे हार्मोन हो गया या न्यूरो ट्रांसमीटर हो गया। इसी के साथ साथ जैसे हार्मोन्स आके बाइंड करते हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करता है ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। ईच न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ कोर्स जिसपे जाके वो बाइंड करते हैं। इसके अलावा ये किस में हेल्प करते हैं? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। सेल रिकॉग्निशन में ये किस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं कि ये काम कर रहे होते हैं एज एन एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या चीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि एंटीजन या तो प्रोटीन होगा या तो ग्लाइकोप्रोटीन होगा, ग्लाइकोलिपिड होगा या तो पॉलीसेकेराइड होगा। कोई मोस्टली जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली एंटीजन क्या करते हैं? सेल की रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हर सेल का एक अपना एंटीजन होता है। ठीक है। जो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, जो कि उसके एज अ रिकॉग्निशन काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई फॉरेन सेल हमारी बॉडी में आया तो ऑफ कोर्स उसके एंटीजन्स क्या होंगे? अलग होंगे। तो उसको फॉरेन से कौन रिकॉग्नाइज कर लेगा? हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इसी तरीके से हर सेल के क्या होते हैं? एंटीजन्स होते हैं जो कि उसके रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जो मोस्टली एंटीजन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है? ब्रांच कार्बोहाइड्रेट चेन लगी होती है। तो आसानी से ये क्या हो जाता है? आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इनकी। इसलिए मोस्टली जो एंटीजन्स है वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जो है ना रेड ब्लड सेल्स पे भी अटैच हुए होते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप हमें पता करने में हेल्प करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है। इसके अलावा ये ए बी एंटीजन भी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी हेल्प कर रहे होते हैं ये रिकॉग्निशन के अंदर। ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन मैंने बताया? सबसे पहला एक्ट करेंगे एज अ रिसेप्टर। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें मैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये एज एन एंटीजन भी एक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। विद द वाटरी लिक्विड। इसी के साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं? सेल टू सेल एडहेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के थ्रू ही डिफरेंट सेल्स क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। तो ये सेल टू सेल एडहेशन। एडहेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है। बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो एडहेशन नॉट ओनली विद द सेल, विद द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एडहेशन में भी क्या कर सकते हैं? ये हेल्प कर सकते हैं। तो और ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ये भी एज अ रिसेप्टर एक्ट करते हैं, एज एन एंटीजन एक्ट कर सकते हैं एंड एज एन एंटीजन एक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर ये क्या कर रहे होते हैं? ओनली अलाउ पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की मूवमेंट। ऑफ कोर्स ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, तो ओनली अलाउ दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। इसके साथ साथ ये सेल टू सेल एडहेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आई थिंक यहाँ पे मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा इन प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शन है ना, ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं आपको ये बता रही थी कि शुरू में कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन की अपीयरेंस वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसी होती है? ट्राइलेमिनर। ट्राइलेमिनर का मतलब होता है 3 लेयर्स में अपीयरेंस आती है। जो ये वाली लेयर है और ये वाली लेयर है, एक ये लेयर हो गई और से देखिएगा, और एक ये वाली लेयर हो गई और ये जो बीच में है ना, एक ये वाली लेयर हो गई। तो जो अपर लेयर और जो सबसे लोअर लेयर होती है वो डार्क अपीयरेंस देती है, और जो बीच वाली लेयर होती है विच इज एक्चुअली द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो क्या हो रही थी? पेल अपीयर हो रही होती है। ठीक है। तो ये वजह भी है इसके पीछे के, क्या है कि हाइड्रोजोफिलिक हेड्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन ही तो पास हो रहे थे स्पेसिमेंस के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन की अपीयरेंस कैसी होती है? ट्राइलेमिनर होती है। ठीक है। और जिसमें
अपर एंड लोअर जो मेम्ब्रेन है वो डार्क अपेयर हो रही थी, सॉरी लेयर, और जो बीच वाली होती है वो थोड़ी पेल अपेयर हो रही होती है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ऊपर, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रही थी। दो किस्म के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है चैनल प्रोटीन, दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स क्या कर रहे होते हैं, दे आर फॉर्मिंग वाटर फिल्ड हाइड्रोफिलिक पोर या तो फिर चैनल विच अलाउ ओनली स्पेसिफिक पोलर मॉलिक्यूल्स और आइंस टू पास थ्रू। सबसे पहली बात तो ये पोलर एंड नॉन पोलर का हम फर्क देख लेते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड हमारे पास बायलेयर है ना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इट ओनली अलाउ द पैसेज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हाई ओनली नॉन पोलर, गौर से देखना। अभी जो हाइड्रोफिलिक हेड है ऑफ कोर्स कोई पोलर मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज, इसका एक्सचेंज कराना है हमें, ठीक है, विद इन द सेल भेज रहे हैं, तो होगा क्या, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, इस हेड को तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन इन मेम्ब्रेन इस ये जो टेल्स है सॉरी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में से क्रॉस अलाउ नहीं होगा, इसमें से क्रॉस हो ही नहीं सकेगा, तो ये है जो सिर्फ हेड को क्रॉस करके ग्लूकोज क्या चले जाएगा, वापस चले जाएगा। तो जो पार्शियली परमिएबल या सेमी परमिएबल वाली प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो आती ही किस वजह से, मोस्टली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से, बिकॉज इट अलाउ ओनली एक्सचेंज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। व्हाई ओनली नॉन पोलर? क्योंकि मेजॉरिटी जो हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पोलर होते हैं। तो स्पेसिफिसिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो जरूरी होते हैं उनके लिए हमारे मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ताकि सिर्फ काम के जो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है वही विद इन द सेल मूव करें, बाकी कोई हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल सेल में ना जा सके। ठीक है, तो अब पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए क्या होता है कि ये चैनल प्रोटीन्स काम कर रहे थे। हम चैनल प्रोटीन देखो, ये यहाँ पे बना है प्रोटीन चैनल, ये किस्म का चैनल है। तो ये चैनल प्रोटीन्स बेसिकली किससे फॉर्म होगा, ऑफ कोर्स कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन होगा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा ना, पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अब होता क्या है, इसको गौर से देखना, ये वाली जो साइड्स होती है ऑफ कोर्स ये हाइड्रोफोबिक होंगी। क्यों? क्योंकि ये इस वाली साइड से हाइड्रोफोबिक तेल से कौन सी बॉन्डिंग कर रही होंगी, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन दोनों तरफ से। ये जो बीच वाला चैनल होता है ना, ये जो पोर होता है, ये वाटर फिल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये होती है ना, ये कौन सी हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो बीच का कोर होता है, पोर होता है सॉरी, ये जो चैनल होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जिसके ऑफ कोर्स हाइड्रोफिलिक है तो इजिली पोलर मॉलिक्यूल चार्ज वाले जो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द वाटर, वो इजिली इसमें से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, दे कैन क्रॉस या स्पैन थ्रू दी मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से अब कौन सा प्रोटीन चैनल प्रोटीन में से पास करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये स्पेसिफिसिटी किस वजह से आती है, साइज ऑफ द पोर या चैनल। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पोर या चैनल कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है मूव कर सकेगा इसमें से, और किस प्रोसेस की तरह मूवमेंट होती है, ऑफ कोर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉट डिफ्यूजन। क्यों डिफ्यूजन नहीं कह रही इसको मैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें जो डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो किसकी मदद से हो रही है, किसी प्रोटीन्स की मदद से, चैनल प्रोटीन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन को कौन फैसिलिटेट कर रहे हैं, चैनल प्रोटीन फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ कि हाइड्रोफिलिक पोर या चैनल बनता है जिसके थ्रू प्रोटीन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे थे। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, तो जैसे सोडियम चैनल हो गया, कैल्शियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, वाटर का चैनल हो गया, वाटर के चैनल को हम एक्वापोरिन चैनल भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल है भाई, सॉरी वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे यह है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कौन से मॉलिक्यूल यहाँ से गुजर सकते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, अल्कोहल मूव कर सकता है, वाटर भी मूव कर सकते हैं, बट वेरी स्मॉल अमाउंट में, मतलब क्योंकि वाटर बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है ना, तो इट कैन इजिली स्पैन थ्रू दीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। बट मेजर अगर मुझे वाटर को बहुत फास्ट स्पीड में कराना है मूव, या फास्ट कंडक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या होते हैं, चैनल्स मौजूद होते हैं, जिनको एक्वापोरिन या वाटर चैनल्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोटीन आता है हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स। It transport a specific polar molecule around by changing shape on conformation. Are you guys aware with the term enzyme? हमने पढ़ा था ना, enzyme जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो लॉक इन की तरह कर होते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इसके ऊपर आके बाइंड करता है और फिर वही क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो उसी तरीके से कैरियर प्रोटीन्स भी स्पेसिफिक होते हैं। बिल्कुल में स्पेसिफिसिटी कैसी होती है, एंजाइम जैसी होती है, कि मतलब कि इस पे स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिसपे स्पेसिफिक पोलर मॉलिक्यूल या आयन ही आके बाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये बाइंडिंग साइट है, तो इस पे स्पेसिफिक पोलर मॉलिक्यूल या आयन ही आके बाइंड कर सकते हैं। जैसे ये वाली शेप है, ये इसमें नहीं जा सकती, ये वाली शेप क्या कर सकती है, इसके थ्रू मूव कर सकती है। तो इस तरीके से बाइंडिंग साइट्स की वजह से इस पे क्या होती है, स्पेसिफिसिटी आती है, जैसे एंजाइम्स में होती है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, जैसे ही इस पे ये मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी शेप या कन्फर्मेशन को चेंज करके पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस को क्या कर रहा होता है,
अलाउ कर रहा होता है, ठीक है? इस तरीके से। अब कैरियर प्रोटीन्स हैं तो उसकी एग्जांपल क्या, सोडियम, पोटेशियम पम्प्स और ग्लूकोज है। मैंने कहा पोलर मॉलिक्यूल होता है, मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकता डायरेक्ट। देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसको ब्लड ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं बेसिकली, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन एज अ एग्जांपल किया हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम पम्प्स। हमेशा याद रखना पम्प्स का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि किस प्रोसेस के थ्रू सब्सटेंसेस का पैसेज हो रहा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि कैरियर प्रोटीन्स कैन अलाउ डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों। इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सकता है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ही है ना, बट चैनल प्रोटीन्स ओनली अलाउ क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गई, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस हो गई, इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा होता है सब्सटेंसेस का थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। बिकॉज जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इट ओनली अलाउ द पैसेज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, पार्शली परमेबल वाली प्रॉपर्टी डेवलप होती है इन दी सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। तो पहला फंक्शन क्या आता है, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे एक साथ लिख दिए ताकि आपको नोट्स मेकिंग में आसानी हो। कि इट अलाउ द, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास। और ये भी किस वजह से अभी हम पीछे देख के आए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए ना, हार्मफुल एंड टॉक्सिक मटेरियल्स की एंट्री को रोकता है। वो चीज होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको एंटर करने से रोकता है। इसके अलावा देखें तो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म फॉर सेलुलर एक्टिविटी लाइक रिसेप्टर्स भी मैंने आपको बताया पीछे, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, एंजाइम मैंने बताया ना, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एज एन एंजाइम भी एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि साइक्लिक एमपी वाली भी एग्जांपल लिखी हुई है बुक में, तो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंटीजेंस की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली एंजाइम यानी कि यह है कि कुछ प्रोटीन्स एज एन एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं जो कि कन्वर्जन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एडेनाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक एमपी में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, कन्वर्ट करने में। एंटीजेंस होगा। इसके अलावा फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बताया मैंने पीछे, कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा किसमें हेल्प कर रहा होता है, ये सैचुरेटेड सॉरी रेगुलेशन ऑफ सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हमने देखे कौन कौन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। इसके अलावा जो लार्ज अमाउंट के बल्क मॉलिक्यूल्स के लिए एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का मतलब विद इन द सेल कोई सब्सटेंस आ रहा है, तो एंडोसाइटोसिस में भी दो आ जाते हैं, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में कोई सॉलिड चीज अंदर आ रही है सेल में, पिनोसाइटोसिस में कोई लिक्विड चीज अंदर आ रही है। एक्सोसाइटोसिस मतलब सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स मूविंग आउट ऑफ द सेल। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर देखे ना, तो ये किसका मैंने स्ट्रक्चर एक दफा और यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ पिक्चर लगा दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखो, ये टेल्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स फैटी एसिड से मिलकर बनी थी। अच्छा, ये जो चीज है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जो फैटी एसिड्स होती है ना, वो दो टाइप्स की होती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड दीज हैव अ ग्रेट रोल इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। वो कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक है जिसमें फॉस्फेट और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइडिटी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर देखो फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, ये बना हुआ, ये बना हुआ, ये बना हुआ, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। मैंने कलर चेंज भी किया ताकि आसानी से विजिबल हो। यहाँ पे देखो, एक बेंड आ रहा है, एक लिंकिन ऐसा आ रही है, ठीक है। तो ये किस वजह से आती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, जैसे मैंने पीछे शो किया, ठीक है। हमें पता है कि कार्बन के ऊपर मोस्टली कितने हाइड्रोजन आके बाइंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स 4 कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है उसकी, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन डबल होगा तो कितने हाइड्रोजन एटम्स आके बॉन्ड करेंगे, 2 एटम्स आके बॉन्ड करेंगे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की वजह से क्या होती है, यहाँ पे एक बेंड सी अपीयरेंस आ रही होती है, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे तो मुझे बताओ एमआर, उसका मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग क्या बनेगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस फॉर्म होंगी। तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब यह है कि उसमें फर्दर और कोई चीज आके बाइंड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 4 हाइड्रोजन मौजूद है उसमें, ऑफ कोर्स कुछ भी आके लग नहीं सकता अलग से। तो वो कौन सी फैटी एसिड कहलाती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाती है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे, ज्यादा होने की वजह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। हमें पता है कि नॉन पोलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी, विद डिपेंड ऑन द एमआर। तो एमआर ज्यादा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनती है। बट यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या बनती है, वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कम होता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसलिए हम इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो बेसिकली टाइप ऑफ फैटी एसिड पर भी डिपेंड करती है फ्लूइडिटी, ठीक है। अब देखो, अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट में बढ़ा दूं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो होगा क्या, ये देखो, ये जो बेंट एंड लिंकेन है सारी, अगर मैं इसका अमाउंट बढ़ा दूं तो होगा क्या
के वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या कराएंगे, दूर जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स क्या करेगी, बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो फैटी एसिड्स पे भी डिपेंड करता है कि बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद इन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, the fluidity of the cell membrane increases, or by increasing the amount of saturated fatty acids within the membrane, fluidity क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। तो किस पे डिपेंड करता है, फैटी एसिड्स पे। दूसरी चीज आ रही है टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर अगर हम किसी चीज का बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स जब मेम्ब्रेन टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो फास्टर मूव करेंगे और एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, जैसे फ्लूइडिटी उनकी क्या करेगी, बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, जिससे उनकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ना फ्लूइडिटी बढ़नी चाहिए ज्यादा, ना कम होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। ज्यादा बढ़ने से क्या होगा कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, रप्चर हो सकता है, और बहुत कम होने से क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस हो ही नहीं पाएगा, तो जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो ही इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट हायर टेम्परेचर एंड एट लोअर टेम्परेचर। और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वो कैसे काम करता है वो हम यहाँ देखते हैं। हायर टेम्परेचर हमने क्या बताया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी, जिससे फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन की बढ़ जाएगी। ये क्या है, विदाउट कोलेस्ट्रॉल। तो ये देख रहे हो आप, ये देखो बेंड एक शो हो रहा है, ये स्ट्रेट है और ये बेंड शो हो रहा है, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन होंगे, ऑफ कोर्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन क्या हो गई, टू फ्लूइड हो गई। अब कोलेस्ट्रॉल आने की वजह से होगा क्या कि जब फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजिडिटी बढ़ जाएगी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो और इसमें देखो, दोनों डायग्राम से फर्क है, देख रहे हो, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पे क्या है, करीब है। करीब इन सेंस ये वाला जो एरिया है इसको देखना, हाइड्रोफोबिक जो इंटीरियर है ये क्या है, करीब है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, टू रिजिड। तो कोलेस्ट्रॉल क्या आएगा, इनको बीच में आके बहुत ज्यादा करीब आने नहीं देगा और क्या करेगा, इनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसी तरीके से हायर टेम्परेचर पे भी कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है और लोअर टेम्परेचर पे भी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमने डिटेल में उसका पूरा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसकी कॉम्पोजिशन, फंक्शन में भी जो जो कंपोनेंट उसके हैं उन सब के कंपोनेंट्स के इंडिविजुअली हमने एक एक करके सारे फंक्शंस भी डिस्कस किए। एंड आई होप ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है, इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो उनके लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर वो इस वीडियो को एक दफा देख लें, तो उन्हें पूरा सेल मेम्ब्रेन अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट। एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ जो है वो रूट लर्निंग ना करें, चीजों को थोड़ा समझ समझ के पढ़ें। जब आप इसको समझ के करेंगे, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, तो पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।